तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारे मेन लीड जिन के साथ, जो कि शी ग्रुप कंपनी का सीईओ है। अभी उसका सेक्रेटरी उसे आज का शेड्यूल वगैरह बता रहा होता है और साथ ही में ये भी कि उसकी ग्रैंडपा के बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। जिन यहाँ पर अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि उसके बारे में तो बताओ। तो सेक्रेटरी कहता है कि बॉस आप मिस यूजी के बारे में पूछ रहे हैं, वो तो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए गेम हॉल गई हैं, शायद वो उनसे आज अपना लव कन्फेस करने वाली होंगी। जिन ये सुनते के साथ ही तुरंत ही अपने ग्रैंडपा को कॉल करके कह देता है कि ग्रैंडपा अब मैं शादी के लिए रेडी हूँ। और फिर वो अपने सेक्रेटरी के साथ यहाँ कार में बैठ के जाने के लिए निकलता है। तो सेक्रेटरी कहता है कि बॉस आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो जिन कहता है कि मैं जा रहा हूँ अपनी वेडिंग के लिए अपनी वाइफ को लाने। फिर हम यहाँ पर यूजी के फियांसी फैंग को देखते हैं, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेल रहा होता है और वो लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि वो यूजी के साथ 3 साल से रिलेशन में है, तो क्या वो उसे बहुत ज्यादा लाइक करता है। तो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो यू फैमिली की रियल डॉटर है, सिर्फ इस वजह से उसकी फैमिली और मेरी फैमिली के बीच में ये बिजनेस मैरिज फिक्स है और वो बस थोड़ी गुड लुकिंग दिखती है, इसलिए मैं उसके साथ खेल रहा हूँ। तो उसके फ्रेंड कहते हैं कि तुम तो उसके लिए सिंसियर नहीं हो, लेकिन वो जरूर तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती होगी। उसे तो इतने ज्यादा लड़के लाइक करते थे और चेस कर रहे थे, पर उसने सिर्फ तुम्हें चुनी। यानी सच में तुम कितने ज्यादा चार्मिंग हो कि उसे भी तुम ही पसंद आए। तो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं हूँ ही इतना कमाल का। तुम लोग को पता है वो मेरी सारी बातें सुनती है और मैंने उसे अपने लिए ब्रेसलेट बनाने को बोला तो वो बनाने भी लग गई और मैं अभी कॉल करूंगा उसे यहाँ पे बुलाऊंगा ना तो वो मुझे देने के लिए भी आ जाएगी। हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड यूजी को, जो कि बाहर खड़े होकर फैंक की सारी बातें सुन रही होती है और वो अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर उसके फ्रेंड्स तो चुप हो जाते हैं और ये से कहने लगता है कि ये जो 2 लड़कियां हैं ये बस मेरी सिस्टर्स हैं, जो कि मेरे साथ यहाँ गेम खेलने आई है और तुम तो बहुत ही सेंसिबल हो ना, तो तुम गुस्सा नहीं होगी। तो कहती है कि हाँ मैं नहीं होंगी। तभी हम देखते हैं कि जिन बाहर आ चुका होता है और वो इन लोग की सारी बातें सुन रहा होता है। फैंग यूजी के हाथ में ब्रेसलेट देख लेता है और कहता है कि वैसे तो ये बहुत ही बेकार सा दिख रहा है, लेकिन अब तुमने इतनी मेहनत से बनाई हो और तुम मुझे चेस कर रही हो तो मैं तुम्हें हाँ कहना चाहता हूँ, तुम मुझे पहना सकती हो। फिर हम देखते हैं कि जिन अपने सेक्रेटरी के साथ यहाँ से चला जाता है और यूजी यहाँ पर फैंग को ब्रेसलेट नहीं दे रही होती है। तो वो कहता है कि इसका क्या मतलब है, क्या तुमने सारी बातें सुन ली। तो कहती है कि हाँ मैंने सुन ली, इसलिए तो मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। और फिर वो इसे ब्रेसलेट छीनते हुए तोड़ देती है और यहाँ से चली जाती है। फिर फैंग के फ्रेंड उसे कहने लगते हैं कि उसने तुझे डंप करके चली गई। तो ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो मुझे बहुत ज्यादा लाइक करती है और वो मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती है। देखना मैं अभी 3 तक काउंट करूंगा और वो मेरे लिए अभी वापस आएगी। फिर ये नंबर काउंट करने लग जाता है और तभी इतने में यहाँ पर एक लीडर पहुंच जाती है और पूछती है कि यहाँ पर कोई फैंग नाम का लड़का है। जो लेडी अभी बाहर गई उन्होंने मुझे कहा कि वो एक गार्बेज है, तो मैं उन्हें डस्टबिन में डाल के फेंक दूं। फिर ये सुनते के साथ ही फैन के फ्रेंड यहाँ पर उसके ऊपर हंसने लगते हैं। तो वो इन लोगों से कहता है कि वो मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती है, देखना वो रोते हुए मेरे पास वापस आएगी और मुझसे शादी करने के लिए बोलेगी। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर यूजी बाहर जाते हुए उस चीटर से पीछे छुड़ाकर बहुत ही खुश हो रही होती है। फिर यूजी यहाँ पर गिरने लगती है तो जिन जल्दी से उसे गिरने से बचाता है। यूजी देखती पहचानती है कि वो इस शहर का रिचेस्ट मैन है और शी ग्रुप कंपनी का सीईओ है और साथ ही साथ उसका होने वाला ब्रदर इन लॉ है। यूजी उसे थैंक्स करने लगती है। तभी वो इसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि तुम्हारा और फैंग का ब्रेकअप हो गया, वैसे भी वो बंदा तुम्हारे लायक था ही नहीं, इतना बड़ा प्ले बॉय जो कि हर लड़की के साथ खेलता रहता है। तभी इतने में यूजी को फैंग की मैसेज आती है और वो इसे कह रहा होता है कि तुम इतना इतरा क्या रही हो। तुम्हें पता है जब तुम अपनी फैमिली के पास फर्स्ट डे आई थी तो तुम्हें तुम्हारे भाई ने जो पाइनएप्पल जूस दिया था ना, उससे तुम्हें एलर्जी हो गई थी। वो उन लोगों ने जानबूझ के किया था और तुम्हारी पूरी फैमिली तुम्हें बिल्कुल नहीं मानते और अपनी फेक डॉटर को मानते और तुम्हें मुझसे ज्यादा कोई नहीं चाह सकता है, इसलिए मेरे पास वापस आ जाओ। फिर यूजी मैसेज देखकर अपसेट होती है और इसे कहती है कि मुझे कुछ काम है, मैं घर जा रही हूँ। फिर यूजी के यहाँ से जाते ही जिन के पास उसका सेक्रेटरी आता है और कहता है कि बॉस आपने जानबूझ के मिस यूजी को गिराने की कोशिश की ना ताकि उन्हें कैच कर सके। तो बॉस अब क्या हम कंपनी चल रहे हैं। तो जिन कहता है कि नहीं, अब हम यूजी के घर चलेंगे। फिर हम देखते हैं कि यूजी जैसे अपने घर पहुंचती है तो उसकी फैमिली उसका इंतजार कर रहे होते हैं और उसके डैड उसे गुस्से में चिल्लाने लगते हैं कि आखिर ऐसे कैसे तुम फैंग के साथ ब्रेकअप कर सकती हो, अभी इसी वक्त उसे कॉल करो और उसे माफी मांगो। और यूजी की मॉम भी उसे कहने लगती है कि तुमने सुनी ना तुम्हारे डैड क्या कह रहे हैं, थोड़ी दिनों में तुम्हारी और फैंग की शादी हो जाएगी, तो ये सब हरकतें क्यों कर रही हो। यूजी इन लोग को कह देती है कि आप लोग फोर्सली मेरी ये शादी करवा रहे हो सिर्फ अपनी कंपनी के फायदे के लिए, जबकि आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो फैंग कितना बड़ा प्ले बॉय है, फिर भी अपनी खुद की बेटी के साथ आप लोग ऐसा कर रहे हैं। आप लोग को मेरी कोई नहीं पड़ी है तो मैं भी आप लोग के बारे में क्यों सोचूं। तभी सूजी का छोटा भाई लियो से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि हम जानते नहीं है कि तुम इस फैंग के साथ ब्रेकअप क्यों कर रही हो, क्योंकि हमारी फैमिली की एंगेजमेंट शहर के रिचेस्ट मैन मिस्टर शी के साथ है, तो तुम हमारी फैमिली की रियल डॉटर होने का फायदा उठाकर उसी रिचेस्ट मैन से शादी करने के लिए सब कर रही हो। फिर सूजी का बड़ा भाई हानो से कह देता है कि तुम्हारी शादी उस मिस्टर शी के साथ बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने सोच के रखे कि हम शाओ की शादी उससे करवाएंगे। तो यूजी कहती है कि मैंने फैंग के साथ शादी करने के लिए सिर्फ इसलिए हाँ बोली थी क्योंकि आप लोगों ने मुझे कहा था कि आप लोग मुझे रियल फैमिली की तरह ट्रीट करेंगे।
पर मुझे पता चला कि आपने फर्स्ट डे वाले दिन जो मुझे जूस पिलाया था वो जानबूझ के मुझे पाइनएप्पल जूस दिया था ताकि मुझे एलर्जी हो जाए। तो इसका छोटा भाई ली कहने लगता है कि सिर्फ एलर्जी ही तो हुई थी ना, तुम मरी तो नहीं थी। मैं और भाई तुम्हें बस एहसास दिलाना चाहते थे कि तुम इस फैमिली की रियल डॉटर हो तो क्या हुआ। अगर तुम शाओ को बुली करोगी ना तो फिर हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम उसे अपनी रियल सिस्टर की तरह मानते हैं। यूजी कहती है कि हाँ, आप लोग इसे इतनी अपनी रियल सिस्टर मानते हैं कि ये जब बीमार थी तो आपने इसके लिए मुझे कॉलेज से भी 1 साल की छुट्टी करवा दी, क्योंकि मैं अपने स्टडी में काफ़ी अच्छी थी और आप लोग नहीं चाहते थे कि मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा करूँ। और फिर आप लोगों ने मेरा यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर भी फाड़ दिया। फिर यूजी की मॉम डैड उसे कहने लगते हैं कि तुम्हारी सिस्टर बीमार थी तो अगर तुम उसके सामने अच्छी मार्क्स वगैरह लाती तो उसे बुरा लगता है ना, तुम्हें एक सिस्टर होने के नाते ये सब अच्छे से समझना चाहिए। फिर मॉम भी कहने लगती है कि हमने तुम्हारी शादी उस मिस्टर जिन से इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि वो तुम्हारे लायक का नहीं है और फैंग तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, तुम्हारा उससे शादी करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। यूजी कहती है कि अगर इतनी बड़ी ब्लेसिंग है तो क्यों ना आप ही उस फैंग से शादी कर लो। फिर ये सुनते के साथ ही यूजी के डैड उसे थप्पड़ लगा देते हैं कि तुम क्या बकवास कर रही हो, आखिर किस तरीके की बेटी हो तुम, हमें तुम जैसी बेटी नहीं चाहिए। तो यूजी भी कह देती है कि मुझे भी आपकी तरह डैड नहीं चाहिए, ना आपकी तरह मॉम चाहिए और ना ऐसे भाई चाहिए, और मैं अभी इसी वक्त आपकी फैमिली के साथ अपना सारा रिश्ता कट कर रही हूँ। फिर यूजी के डैड उसे फिर से थप्पड़ लगाने जा रहे होते हैं तो ये उनका हाथ भी रोक देती है और फिर वो अपना लगेज लेकर यहाँ से जाने लगती है। तो शाओ जल्दी से उसे रोकती है कि सिस्टर तुम मेरी वजह से यहाँ से मत जाओ, वैसे भी तुम्हारी शादी ही रिचेस्ट मैन मिस्टर जिन से होनी चाहिए, मेरी नहीं। तो यूजी के भाई कहने लगते हैं कि तुम आखिर इससे ऐसे क्यों बात कर रही हो, ये इतनी अच्छी नहीं है और तुम बहुत अच्छी हो और तुम ही उस मिस्टर जिन से शादी करने लायक हो। फिर यूजी की मॉम भी कहती है कि तुम हमारी रियल डॉटर नहीं हो तो क्या हुआ, शाओ मैं तुम्हारी शादी ही मिस्टर जिन से करवाऊंगी। तो शाओ कहती है कि लेकिन सिस्टर इस फैमिली की रियल डॉटर है और ये वापस आ गई तो फिर मेरी शादी कहाँ ही होगी। तो यूजी के डैड तो गुस्से में कह देते हैं कि ये लड़की को हम यहाँ पर वापस एक्सेप्ट करने ही वाले नहीं है। तो यूजी भी कह देती है कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि मुझे आप जैसी फैमिली चाहिए, मैं वापस दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगी। और फिर यूजी गुस्से में यहाँ से चली जाती है और शाओ बहुत ही खुश होने लगती है और सोचती है कि मैंने तुम्हारे घर से तुम्हें निकलवा दी और अब तुम्हारी फैमिली भी मेरी है और तुम्हारा फियांसी भी। हम देखते हैं कि जैसे यूजी यहाँ बाहर निकल रही होती है तभी बारिश होने लग जाती है और इतने में यहाँ पर जिन अपनी कार से आया होता है और वो यूजी के पास अम्ब्रेला लेकर पहुंच जाता है। तो वो इसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया था और क्या इन लोगों ने तुम्हें बुली किया है। फिर यूजी याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक भी दिखाते हैं कि जब वो अपनी रियल फैमिली के पास वापस आई थी तो वो लोग तो इसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे और उनकी वजह से चाहे वो मेड्स हो, चाहे वो स्कूल के टीचर हो और चाहे इसका फियांसी फैंग हो, सब उसे यही कहते थे कि जरूर उसकी कोई गलती होगी तभी उसकी फैमिली उसे लाइक नहीं करते। यूजी ये सब याद करते हुए सोचती है कि आज तक उसकी लाइफ में जो भी पर्सन आए सभी ने उसे बस ब्लेम करे, पर जिन ही सिर्फ इकलौता पर्सन है जिसने उसकी केयर किया है। फिर ये से कह देती है कि अब मेरा इस फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं है। तो ये से कॉन्ग्रेचुलेट करने लगता है कि तुम्हें इस फैमिली से आज़ादी मिली और फिर ये यूजी को बताता है कि मैं यहाँ पर अपनी शादी के बारे में बात करने आया था। तो कहती है कि ठीक है फिर तुम अंदर जाओ और यहाँ से जाने लगती है। तो जिन जल्दी से इसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि लगता है मैंने तुम्हें क्लियरली नहीं बताया, मैं यहाँ पर तुम्हारी और अपनी शादी के बारे में बात करने आया हूँ क्योंकि मेरी फियांसी शुरू से तुम हो। यूजी कहती है कि लेकिन मेरी फैमिली ने तो मुझे बताया कि तुम्हारी और शाओ की एंगेजमेंट फिक्स है। तो जिन कह देता है कि ये लोग है कौन जो मेरी शादी के बारे में डिसाइड करेंगे, लेकिन हाँ अगर तुम्हारा और फैंग का ब्रेकअप ना हुआ होगा तो फिर तो मैं तुम दोनों के बीच में थर्ड पार्टी बन जाऊंगा। यूजी कहती है कि वैसे तो मेरा और फैंग का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम इस एंगेजमेंट के लिए इतना सीरियस क्यों हो। जिनी से बताता है कि मैं तो शुरू से बहुत ही सीरियस था, लेकिन तुम नहीं कह रही थी कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, इसलिए तुम मेरे साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ रही हो। यूजी मन में सोचती है कि उसकी फैमिली ने उसे फोर्स किए थे ऐसा बोलने को। जिनी से बताता है कि मेरे ग्रैंडपा ने तुम्हारे ग्रैंडपा के साथ हमारी एंगेजमेंट फिक्स करे थे, यानी कि यू फैमिली की रियल डॉटर के साथ जो कि तुम हो। तो अगर तुम माइंड ना करो तो हम शादी कर लेते हैं और फिर 1 साल के बाद हम डिवोर्स ले लेंगे और तुम मेरी हाफ प्रॉपर्टी भी ले लेना। तो ये सोच रही होती है कि उसे अपनी इस फैमिली के साथ पूरी तरीके से अपना रिश्ता कट करना है। फिर वो इसे हाँ बोल देती है और कहती है कि ठीक है हम शादी कर लेते हैं, लेकिन डिवोर्स के बाद मुझे तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, बस तुम मेरी एक हेल्प कर दो, मेरी फैमिली से मेरा हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन निकलवाने में। मुझे अभी इस फैमिली के साथ सच में कोई रिश्ता नहीं रखना है। तो ये इसे कहता है कि ठीक है। फिर दोनों यहाँ कोर्ट पहुँच जाते हैं और तभी यहाँ पर यूजी को फैंग की मैसेज आने लगती है। वो कहता है कि तुम अभी तक मेरे पास वापस नहीं आई, देखो जल्दी से मुझसे माफ़ी मांग लो नहीं तो बाद में तुम पछताओगी। इसका मैसेज देखकर ये उसे ब्लॉक कर देती है और जिनसे कहती है कि किसी फालतू इंसान का मैसेज आया था तो चलो हम अपना ज़रूरी काम करें।
और फिर दोनों ही मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अपनी फ़ोटोज़ भी लेते हैं। और यूजी सोच रही होती है कि कल तक ये बंदा उसका ब्रदर इन लॉ होने वाला था और आज उसका हस्बैंड बन गया। फिर दोनों ही बाहर आकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट देख रहे होते हैं और तभी जीने से कहता है कि हम अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं ताकि मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट कर सकूँ। और फिर वो उसे वाइफ के नाम से सेव कर लेता है और कहता है कि मुझे हमारी मैरिज सर्टिफिकेट का फ़ोटो लेना है क्योंकि कोई है जो ये देखना चाहता है। फिर ये अपनी और यूजी के साथ मैरिज सर्टिफिकेट का फ़ोटो भी ले लेता है और अपने भाई चैन को सेंड कर देता है और कहता है कि तू मेरी शादी होते देखना चाहता था ना, तो ये देख ले। तो जिन का भाई चैन काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। फिर जिन यूजी को अपने घर ले आता है और यूजी के लिए हाउसकीपर मेड को कहकर उसके सारे ज़रूरत के सामान मंगवाता है, साथ ही साथ उसके कपड़े, बैग और ज्वेलरी भी वगैरह। यूजी देखती है कि यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें हैं वो कपल्स वाली हैं, तो इस बारे में वो जिन से पूछती है तो वो कहता है कि ये सारी अरेंजमेंट हाउसकीपर अंकल की है। पर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सारी कपल वाली चीज़ों के लिए जिन नहीं बोला होता है, तभी हाउसकीपर ने ये अरेंज किया था। पर यूजी तो काफ़ी शॉक हो रही होती है कि हाउसकीपर अंकल इतने ओल्ड एज में भी इतने ज़्यादा फैशनेबल है। फिर जीनी से कहता है कि तुम्हें भूख लगी होगी ना, तो हम डिनर करते हैं। फिर दोनों यहाँ डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं और जीनी से कहने लगता है कि क्या तुम्हें खाना पसंद आया, तुम्हें जो भी खाना हो तुम बता सकती हो। तो कहती है कि मुझे सब चलता है और बस वो अपनी एलर्जी के बारे में बताने जा रही होती है कि पाइनएप्पल वो नहीं खा सकती। तभी उसके बोलने से पहले जिन कह देता है कि तुम्हें पाइनएप्पल से नुकसान है, वो चीज़ यहाँ पर कभी नहीं आएगी, इसकी तुम फिक्र मत करना। तो यूजी काफ़ी शॉक होती है कि जिन को इस बारे में पहले से पता है कि उसे पाइनएप्पल से एलर्जी है। दूसरी तरफ हम यूजी की पूरी फैमिली को देखते हैं जो कि बारी बारी करके यूजी को कॉल लगा रहे होते हैं, पर उसने इन सभी को ब्लॉक करके रखी होती है, इसलिए किसी का भी कॉल लगता ही नहीं है और ये सभी शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर फैंग भी आया होता है और वो कहता है कि नहीं, तुम लोगों का तो ब्लॉक कर सकती है लेकिन वो मेरा ब्लॉक नहीं कर सकती है, वो मुझे बहुत लाइक करती है। फिर ये उसे कॉल लगाने जा रहा होता है कि इतने में उसकी कोई गर्लफ्रेंड की उसे कॉल आने लगती है, तो वो कहता है कि मुझे काम है और बहाना करके चला जाता है। फिर यूजी के मॉम डैड सोचने लगते हैं कि इससे तो पता ही नहीं है कि यूजी तो इससे शादी करना ही नहीं चाहती है, अब हम क्या करेंगे। तो यूजी के भाई हान को आइडिया आता है कि उसका हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन हमारे पास है, इसलिए वो अपनी मर्जी की चीज़ें नहीं कर सकती, हम उसकी शादी फैंग से करवा के रहेंगे और उसे मानना ही पड़ेगा। फिर ये लोग खुश हो जाते हैं। पर तभी फिर इन्हें न्यूज़ मिलती है कि डिज़ाइनर विनी ने इन लोग के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिए। तो ये लोग घबराने लगते हैं कि उस सीक्रेट डिज़ाइनर की वजह से ही इनकी कंपनी का काम इतना चल रहा था और इतने बड़े बड़े कंपनीज इन लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन अगर उसने ही कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिए तो कौन ही इनके साथ काम करेगा और फिर लोग तो बैंकरप्ट हो जाएंगे। यहाँ पर मॉम डैड तुरंत ही इन लोगों को उस डिज़ाइनर से मिलकर बात करने के लिए बोल रहे होते हैं कि शायद कुछ गलतफहमी हो गई होगी, ऐसे कैसे उसने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दी। तो हान कहता है कि अभी तो हम लोग उससे मिले भी नहीं हैं, उस डिज़ाइनर के साथ सारा काम सीक्रेटली चल रहा था। फिर ये तुरंत ही उसे मैसेज करने लग जाता है कि अगर कुछ गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर दो, लेकिन हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट मत ख़त्म करो। और ये डिज़ाइनर विनी कोई और नहीं बल्कि यूजी होती है और उसे अपने भाई हान के मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो ये गुस्से में उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देती है। और फिर ये अपनी किसी टीचर को कॉल करके कोई फेमस डिज़ाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही होती है और वो भी डिज़ाइनर विनी के नाम से। अब तभी यहाँ पर जीन आता है और वो यूजी को बताता है कि सारे रूम के जो बेड के मैट्रेस हैं वो ख़राब हो चुके हैं, तो सिर्फ एक ही रूम बचा है, दोनों को ही आज बेड शेयर करना पड़ेगा। ये सुनकर ये काफ़ी शॉक होती है। फिर रूम में आने के बाद यूजी यहाँ पर इसे देखते हुए सोच रही होती है कि इसके मसल्स तो कितने ज़्यादा अच्छे हैं, बस मुझे इन्हें टच करने मिल जाता तो और भी अच्छा लगता। फिर वो अपने आप को समझाती है कि मैं ये सब क्या सोच रही हूँ। फिर इसके बाद यूजी जब शावर लेकर बाहर आती है तो जिन इसके सामने नील डाउन होकर उसे रिंग पहनाने लगता है कि अब हमारी शादी हो गई है, तो रिंग तो बनती ही थी और ये तो अभी टेम्परेरी रिंग है, मैंने हमारी वेडिंग रिंग को बनने के लिए दिया और बस 2 दिन में बन जाएगी। तो यूजी इसे कहती है कि तुम इतना ज़्यादा सीरियस क्यों हो रहे हो, हमारी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना और 1 साल बाद हम डिवोर्स लेने वाले हैं, तो यही रिंग काफ़ी है मेरे लिए। तो ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम कॉम्प्रोमाइज़ करने का सोचना भी मत, तुम्हें मैं सारी अच्छी चीज़ें देना चाहता हूँ। तो यूजी ये सुनकर शाय होने लगती है और जल्दी से बेड पर जाके लेट जाती है और फिर दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट डे यूजी जब कॉलेज में होती है तो अपनी वेडिंग रिंग को ही देखकर खुश होती है। तभी इतने में फैंग यहीं पर ही उसका इंतजार कर रहा होता है और ये उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तो ये इसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहने लगता है कि मैं बाहर चाहे जितनी भी फ्लर्टिंग वगैरह कर लूँ, वाइफ तो मेरी तुम ही बनोगी, इसलिए सब नाटक मत करो। और देखो कल जो तुमने ब्रेसलेट तोड़ दी थी ये मैंने बना दिया, तो अब तो तुम मान जाओ। तो यूजी भी इसे कह देती है कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर चुकी हूँ और मैं सीरियस हूँ। और वो जाने लगती है तो भी इसका हाथ पकड़ के रोक रहा होता है और फिर इसकी रिंग देख लेता है और कहता है कि ये क्या है। तो ये कहती है कि दिखता नहीं है तुम्हें, ये वेडिंग रिंग है। और फिर इसे अपना पीछे छुड़ाकर ये यहाँ से चली जाती है। पर फिर फैंग को यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा होता है। वो सोचता है कि कल ही तो इसने मुझसे ब्रेकअप करी थी, तो इतनी जल्दी शादी कैसे कर लेगी, ज़रूर झूठ बोल रही है। फिर जैसे यूजी बाहर निकलती है तो जिन यहाँ उसे अपनी कार से पिक करने आया होता है और यूजी बहुत ही खुश होती है कि पहले कभी कोई उसे पिक करने नहीं आया और आज पहली बार है।
फिर जब कार में बैठती है तो जिन इसका सीट बेल्ट लगाने में भी हेल्प करता है और पूछता है कि क्या तुम्हें कॉलेज में अच्छा लगा। तो ये कहती है कि सब अच्छा था, बस फैंग को छोड़कर। तो ये कहता है कि क्या फैंग तुमसे कॉलेज में मिलने आया था। तो ये हाँ बोलती है। फिर ये कहता है कि मेरी तरफ देखो और मेरे क्वेश्चन का जवाब दो कि क्या तुम फैंग को लाइक करती हो। तो ये कहती है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो जिन कहता है कि मैंने सुना था कि तुम्हें बहुत सारे लड़के लाइक करते हैं जो कि तुम्हें चेस करने में लगे थे, पर तुमने सिर्फ फैंग को ही हाँ बोली। तो ये बताती है कि मैं उसे लाइक नहीं करती हूँ, उसे हाँ कहने का रीज़न सिर्फ मेरी फैमिली थे। उन लोगों को ही फैंग की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना था और इस वजह से मुझे हाँ बोलना पड़ा, नहीं तो मैं उसे बिल्कुल लाइक नहीं करती हूँ। और वैसे अब तुम्हें ये जानने के बाद लग रहा होगा ना कि मैं कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ जो अपने फैमिली का प्यार पाने के लिए अपने आप को इस तरीके से सेक्रीफाइस करने के लिए मान गई थी, लेकिन आखिरी में मेरा ही फूल बन गया। तो ये इसे कंफर्ट करने लगता है कि तुम्हें कभी भी दूसरों के लिए अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो तुमसे प्यार करता है ना, वो हमेशा तुमसे प्यार करेगा। और वैसे तुम ये बताओ कि तुम फैंग को नहीं लाइक करती हो, तो तुम्हें कैसे टाइप के लड़के पसंद है। यूजी कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम डिवोर्स के बाद मुझे किसी अच्छे लड़के से इंट्रोड्यूस करवाने का सोच रहे हो। तो ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो डिवोर्स का टाइम आने से पहले मेरी वाइफ मेरे लिए सिंगल रहे। तो यूजी कहती है कि इस बात की तुम फिक्र मत करो, जब तक हम दोनों ये मैरिज में हैं मैं तुम्हें कोई चीट नहीं करने वाली हूँ। तो ये भी सही कहता है कि तुम भी इस बात की फिक्र मत करना, तुम्हारे रहते हुए मेरी लाइफ में कोई और नहीं आएगी। और मन में सोचता है कि वो कभी नहीं आएगी। फिर यहाँ पर वो उसे पूछती है कि तुम अचानक से मुझे पिक करने कैसे आ गए, इतने टाइम पर तो तुम्हारी कंपनी में काम होना चाहिए था ना। तो जिन बताता है कि ज़रूरी काम पड़ गया इसलिए आना ही पड़ा, क्योंकि मेरे ग्रैंडपा अब्रॉड से अब जल्दी आ गए सिर्फ अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को देखने के लिए। तो यूजी काफ़ी शॉक हो जाती है कि हम इतनी जल्दी तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर मॉल में यूजी की पूरे फैमिली शॉपिंग पर गए होते हैं और हम देखते हैं कि यूजी और शिन भी यहाँ साथ में शॉपिंग पर आए होते हैं, क्योंकि यूजी को ग्रैंडपा के लिए बहुत सारे गिफ्ट वगैरह लेने होते हैं, क्योंकि वो पहली बार उनसे मिलने जा रही है और वो बहुत ही नर्वस होती है। फिर इतने में जिन को ग्रैंडपा की कॉल आने लगती है, तो वो साइड में चला जाता है बात करने के लिए और तभी यूजी की फैमिली उसे देख लेते हैं। और शाओ अच्छी बनने की एक्टिंग करते हुए यूजी से पूछने लगती है कि सिस्टर तुम कल रात कहाँ पर थी, मॉम डैड तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहे थे। तो यूजी से कहती है कि तुम चुप बैठो। तो इसका भाई ली से चिल्लाने लगता है कि शाओ तुम्हारी केयर कर रही है और तुम उससे बदतमीजी कर रही हो, लगता है तुम्हारा भाई होने के नाते मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। ऐसा बोलकर उसके ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है, तो यूजी इसे रोक देती है और कहती है कि तुम्हें अपने आप को मेरा भाई कहते हुए शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तुम मुझे एलर्जी करवाने के लिए जानबूझ के मुझे पाइनएप्पल की ड्रिंक दे रहे थे। तो ये कहता है कि तुम्हें सिर्फ एलर्जी हुई ना, तुम मरी थोड़ी ना हो। तो ये सुनकर यूजी को और गुस्सा आती है और वो इसे थप्पड़ लगा देती है। तो ली से चिल्लाता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो ये कहती है कि तुम मरे थोड़ी ना हो, तो बस एक थप्पड़ पे इतना क्या गुस्सा कर रहे हो। फिर उसकी मम्मी से चिल्लाने लगती है कि तुम कितनी ज़्यादा बिगड़ैल हो चुकी हो। और फिर यूजी के डैड भी उसे बातें सुना रहे होते हैं। तो ये इन दोनों से कहती है कि आप लोग मेरे मॉम डैड बनने के लायक नहीं हो, जो कि अपनी खुद की बेटी की शादी उस फैंग से करवाना चाहते थे, जो कि एक बहुत बड़ा गार्बेज है। और फिर यूजी इन लोग को बातें सुनाकर जा रही होती है और तभी इसका भाई पीछे से कहने लग जाता है कि तुम हमसे इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकती, अभी भी हमारे पास तुम्हारा हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन है और तुम्हें फैंग से शादी करनी होगी। और फिर लोग तो वापस अपना शॉपिंग कंटिन्यू करने चले जाते हैं। और फिर यूजी जिन के पास पहुंचती है तो वो इसे कहता है कि तुम इतनी खुश क्यों। तो ये कहती है कि कुछ नहीं, बस कुछ गार्बेज क्लीन करके आ रही हूँ इसलिए। तो चलो अब हम तुम्हारे ग्रैंडपा से मिलने चलते हैं। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ पर जिन के ग्रैंडपा को देखते हैं, जो कि अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ की आने की खुशी में तैयारियां वगैरह कर रहे होते हैं। जैसे ही फिर मेड उन्हें बताती है तो ये बाहर भी पहुँच जाते हैं उन लोग को मिलने के लिए। और फिर जिन्होंने बताता है कि ग्रैंडपा ये मेरी वाइफ है, आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ। फिर वो ग्रैंडपा को हेलो बोलती है और ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि चलो जल्दी से अंदर चल के बात करते हैं। फिर जिनका भाई चैन भी यहाँ पर यूजी से मिलने आता है और उसे सिस्टर इन लॉ कहते हुए हेलो बोलता है। और वो यूजी से कहता है कि सिस्टर इन लॉ, मैंने आपका इतना नाम सुना कि मेरे भाई की शादी आपके साथ हुई है, ये उसके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो यूजी पूछती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। तो ये मन में सोचता है कि आप मेरे भाई की इकलौती क्रश हो, तो मैं कैसे नहीं जानता हूँगा। फिर यहाँ पर ग्रैंडपा यूजी से उसकी फैमिली के बारे में बात करने लगते हैं कि वो लोगों ने उसे अपसेट किया है ना, तो ये लोगों ने सबक सिखाने के लिए उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे। यूजी ये सुनकर अपसेट हो रही होती है, तो जिन कहता है कि मेरी वाइफ थक गई है तो अंदर चलते। और फिर चैन यूजी को ऑक्शन में लाई हुई कोई गुड लक वाली चीज़ दे रहा होता है कि आगे की लाइफ उसकी अच्छी रहे। फिर सूजी यहाँ जिनकी फैमिली के अच्छे बिहेवियर को देखते हुए अपनी फैमिली के बारे में याद करने लगती है। और फिर फ्लैशबैक में भी दिखाते हैं कि यूजी जब पहली बार अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए गई थी, तभी वो लोग शाओ के साथ अपनी फैमिली फ़ोटोज़ खिंचवाने में बिजी होते हैं और उसे देखकर भी उसे फ़ोटो में लेने तक कभी नहीं पूछते। अब ये सोचती है कि फैमिली होना इस तरीके का होता है, मुझे आज पता चल रहा है। फिर ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि अच्छा हो तुम दोनों ने शादी कर लिए, तुम लोग तो परफेक्ट मैच हो। ये बताओ कि क्या तुम दोनों को लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। तो चैन कहने लगता है कि ग्रैंडपा भूल गए क्या, ब्रदर सिस्टर इन लॉ को 8 साल से लाइक करते हैं। तो ये सुनते के साथ ही यूजी इस पर मना करने जा रही होती है, पर तभी जिन कहता है कि ग्रैंडपा चैन बिल्कुल सही कह रहा है, मैं इसे 8 साल से लाइक करता हूँ
और हमारा कोई लव एट फर्स्ट साइट नहीं हुआ है, ये सारी मेरी प्लानिंग थी। फिर ग्रैंडपा यूजी को बताने लगते हैं कि तुम दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिए तो क्या हुआ, हमारी फैमिली की कुछ शर्तें जो कि मैं पूरी करूँगा, तो मैं अभी तुम लोगों को तुम्हारी शादी का गिफ्ट दूंगा और वो भी आते होंगे। तभी इतने में मेड आकर बताती है कि मिस यूजी की फैमिली बाहर आए हुए हैं यहाँ शादी के लिए प्रपोज करने। ये सुन के ग्रैंडपा को गुस्सा आती है, क्या क्या उन लोग के अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिर ये यूजी से पूछते हैं कि क्या तुम उन्हें देखना चाहती हो, तो यूजी मना करती है। तो ग्रैंडपा फिर मेड से कह देते हैं कि उन लोगों को अंदर घर में मत आने देना। फिर हम देखते हैं यहाँ पर यूजी की पूरी फैमिली को, जो कि सोच रहे होते हैं कि हमने मिस्टर यू को इस बारे में बताया भी नहीं कि हम यहाँ पर शादी के लिए प्रपोज करने आ रहे हैं और अचानक से आ गए। तो ये लोग कहते हैं कि वैसे भी दोनों फैमिलीज़ के बीच की शादी पहले से ही तय थी, तो फिर इसमें गलत क्या है। तभी मेड इन लोग को रोक लेती है कि इन लोग का अंदर जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि यू फैमिली के बेटे की शादी हो चुकी है और ब्राइड प्राइज लेके जाया जा रहा है। तो फिर ये लोग शॉक हो जाते हैं और तभी यहाँ पर ये लोगों को चैन की कार दिखती है। तो ये लोग सोचते हैं कि अच्छा, यू फैमिली के छोटे बेटे चैन ने शादी कर लिया है और ये लोग उसकी रस्में ही निभा रहे होंगे। फिर लोग इस बात का बुरा नहीं मानते और कहते हैं कि हम ज़रूर नेक्स्ट बार ही जाएंगे। और ये लोग खुश होने लगते हैं कि हमें तो इससे भी ज़्यादा ब्राइड प्राइज मिलेगी। और फिर यहाँ घर पे हम देखते हैं कि ग्रैंडपा अपना कॉल पे बात करने चले जाते हैं और चिन यहाँ पर यूजी की केयर कर रहा होता है, उससे चाय देता है, फिर उसके लिए ऑरेंज भी छील रहा होता है। तभी ये सब देखते हुए चैन इन दोनों की स्टोरी के बारे में जानना चाह रहा होता है। तो वो यूजी से कहता है कि सिस्टर इन लॉ चलो बात करते हैं। सिस्टर इन लॉ, आप ये तो जानती होंगी ना कि भाई और आप दोनों सेम स्कूल से थे। तो ये कहती है कि हाँ मुझे पता है। फिर यूजी याद करने लगती है कि कैसे हाई स्कूल टाइम में उसने जिन के बारे में सुनी थी कि उसने किसी से बहुत बड़ी फाइटिंग करा था, जिसकी वजह से उसके बारे में स्कूल में नोटिस भी लगा था। और फिर उसने अवार्ड के टाइम पर देखी थी कि वो तो स्कूल का टॉपर भी था, जिसे अवार्ड भी मिल रहा था। तो ये सोचती है कि वो स्कूल का गुड स्टूडेंट भी है और बैड भी। फिर यहाँ पर चैन पूछने लगता है कि सिस्टर इन लॉ, क्या आप जानती हैं कि भाई को स्कूल से ट्रांसफ़र क्यों किया गया था। तो ये कहती है कि फ़ाइट की वजह से ना। तो फिर ये उसे बताने जा रहा होता है, पर तभी जेन उसे रोक देता है। पर फिर भी चैन दूसरी और चीज़ें बताने लगता है कि उसने और क्या क्या चीज़ें किया था, जैसे कि उसने स्कूल के बाहर का लाइट भी ठीक किया था। और हम देखते हैं फ्लैशबैक में उसने स्पेशली ये यूजी के लिए किया होता है, पर यूजी को तो पता ही नहीं होता और वो बड़ी खुश हो रही होती है। चैन बताता है कि उसने स्कूल के पेंटिंग क्लब में भी पैसा लगाया था। यूजी ये सुनकर खुश होती है कि जिन इतना ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पर चैन बताना चाह रहा होता है कि ये सब उसने उसके लिए किया था, पर जिन इसे बताने नहीं देता और इसे चुप करा देता है। और यूजी से कहता है कि यहाँ पर बहुत आवाज़ें हो रही है ना, तो चलो हम लोग रूम में चल के बात करते हैं। और वो उसे रूम दिखाने के लेकर जाता है। तो चैन सोचता है कि भाई अगर ऐसे बिहेव करेंगे तो सिस्टर इन लॉ को कभी पता ही नहीं चलेगा कि वो ही उनकी क्रश थी। फिर यूजी यहाँ जिनके रूम में आने के बाद उसका एल्बम देख रही होती है और उसके बचपन की फ़ोटोज़ देखकर वो कहती है कि तुम तो बहुत ही क्यूट थे। तो कहता है कि क्या अब मैं क्यूट नहीं हूँ। तो कहती है कि तुम अब गुड लुकिंग हो। फिर ये खुश होता है कि मेरी वाइफ पहली बार मेरी तारीफ़ कर रही है। और फिर जिन इस चीज़ को अपनी डायरी में नोट डाउन करने लगता है। तो ये काफ़ी शौक होती है कि वो डायरी भी लिखता है। फिर इतने में इसे इसकी एम्प्लॉय की कॉल आती है कि अब उसकी स्टोर स्टार्ट हो रही है, तो वो कब आएगी। तो यूजी कहती है कि मैं कल आती हूँ। और फिर जिन से पूछने लगता है कि ये क्या है। तो यूजी उसे बताने लगती है कि मैं खुद का डिज़ाइन स्टूडियो ओपन कर रही हूँ और अपनी फैमिली को छोड़ने के बाद मैं अपनी खुद की ज़िंदगी स्टार्ट कर रही हूँ। तो कहता है कि मैं अपनी वाइफ को फुल सपोर्ट करने वाला हूँ। और फिर रात में हम देखते हैं कि जिन अपने असिस्टेंट से बात करके यूजी के स्टूडियो के लिए ओपनिंग डे में ही 300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने बोल रहा होता है। और फिर वो यूजी के पास उसका हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक लेकर जाता है। तो वो ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उसे लेने को जा रही होती है, तभी उसके ऊपर गिर जाती है। फिर ये कहता है कि मुझे तुमसे एक क्वेश्चन करना था, जब तुम 16 की एज में अपनी असली फैमिली के पास आई थी तो तुमने मेरे साथ शादी करने से मना कर दी थी, आखिर ऐसा क्यों। तो यूजी से बताती है कि जब मैं अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स को छोड़कर अपनी इस रियल फैमिली के पास आ रही थी तो मैं काफ़ी खुश थी कि रियल फैमिली का प्यार कैसा होता होगा। इन लोगों ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़कर फैंग से शादी कर लूँ, फिर वो लोग मेरे साथ बहुत ही अच्छे से रहेंगे। तो मैंने भी हाँ बोल दी थी, तो इस वजह से मैंने तुम्हारे साथ एंगेजमेंट को मना करी थी। फिर ये से समझाता है कि तुम्हें उनकी वजह से अपसेट होने की ज़रूरत नहीं, उन लोगों को तुम्हें चेरिश करना ही नहीं आता। और कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें अब अपनी इस फैमिली से आज़ादी मिल चुकी है। फिर यूजी बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है और उसे थैंक्स करने लगती है और कहती है कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। तो वो सोचता है कि मैं सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि वो पर्सन बनना चाहता हूँ जिससे तुम प्यार करो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूजी की फैमिली यहाँ पर इस बारे में परेशान हो रहे होते हैं कि उन लोग का नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट होने वाला है और अगर डिज़ाइनर विनी के साथ उन लोगों का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो फिर ये लोग कस्टमर को क्या जवाब देंगे। तभी हान कहता है कि डैड आप मुझ पे छोड़ो, मैं कोई सॉल्यूशन निकालता हूँ। तभी इतने में यहाँ घर पे फैंग आ जाता है और पूछने लगता है कि यूजी कहाँ पर है, आप लोग चाहते हैं कि नहीं उसकी और मेरी शादी हो। तो फिर ये लोग कहते हैं कि फिक्र मत करो,
हमारे पास उसका हाउस होल्ड रजिस्टर है और अभी हम तुम दोनों की मैरिज सर्टिफिकेट निकाल लेते हैं, फिर तो उसे बात सुननी पड़ेगी। फिर ये लोग मेड को कहकर हाउस होल्ड रजिस्टर मंगवाते हैं, पर मेड बताती है कि वो घर पे है ही नहीं। फिर ये लोग समझ जाते हैं कि यानी यूजी उसे पहले लेकर चली गई। फिर ये लोग तुरंत ही यूजी के बारे में पता लगाने लगते हैं, तो इन लोग को ये पता लग जाता है कि वो अपना खुद का डिज़ाइन स्टूडियो ओपन कर रही है। तो ये लोग को सुनकर बहुत ही गुस्सा आती है। फिर फैंग इन लोग से कह देता है कि मैं नहीं जानता, अगर 3 दिन के अंदर आप लोगों ने मेरी और यूजी की शादी का अरेंजमेंट नहीं करवाया तो फिर मैं आप लोग की फैमिली को बैंकरप्ट करवा दूंगा। ये बोलकर ये चला जाता है। फिर ये लोग काफ़ी परेशान होने लगते हैं और सोचते हैं कि हम लोग अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट के लिए शाओ का डिज़ाइन यूज़ करेंगे, क्योंकि ये भी तो बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर है। वो कहती है कि हाँ, आप लोग फिक्र मत करो। फिर इसके बाद ये लोग अपने इवेंट में सभी को ये बता रहे होते हैं कि ये जो सारे डिज़ाइंस वो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं ये डिज़ाइनर विनी के ही हैं। और किसी को भी यकीन नहीं आ रहा होता है और वो लोग सवाल करने लगते हैं कि क्या ये सच में डिज़ाइनर विनी के हैं। तो फिर हान को सच बताना पड़ता है कि ये असल में शाओ के डिज़ाइन है और ये भी तो बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर है, और अभी डिज़ाइनर विनी बीमार है इसलिए उसने कुछ भी डिज़ाइन नहीं करी। तो फिर ये सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं कि ऐसी बात थी तो हमें पहले बताना चाहिए था, हम सिर्फ डिज़ाइनर विनी की ड्रेस यहाँ पर देखने आए थे। फिर ये सभी यहाँ से जाने लगते हैं। तो हान जल्दी से इन लोग को रोकता है कि आज यहाँ पर एक स्पेशल गेस्ट भी आने वाला है जो कि मिस्टर जिन है, शी ग्रुप कंपनी का सीईओ। ये सुनकर ही लोग रुक जाते हैं क्योंकि सब कोई उसे देखना चाहता है। पर फिर सभी लोग वीबो पर पोस्ट देख लेते हैं कि शी ग्रुप कंपनी का सीईओ तो कोई नई स्टूडियो की ओपनिंग के लिए जा रहा है और वो यहाँ पर थोड़ी ना आएगा, वो तो वहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाला है। तो फिर ये लोग ये पोस्ट देखने के बाद तुरंत यहाँ से भाग जाते हैं उसे देखने के लिए। फिर यूजी के दोनों भाई को बहुत ही गुस्सा आती है और ये लोग सोच लेते हैं कि चलो हम लोग भी चल के देखते हैं कि यूजी अपना स्टूडियो कैसे ओपन करती है। और फिर चैनिया सूजी के पास पहुंचकर उसे कहता है कि सिस्टर इन लॉ, आप गुस्सा तो नहीं हो गई है ना, मैंने आपका स्टूडियो प्रमोट करने के लिए वीबो पर पोस्ट कर दिया कि भाई आपके स्टूडियो ओपनिंग के लिए जाने वाले हैं। तो कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुम मेरी हेल्प कर रहे हो तो मैं तो तुम्हें थैंक्स करना चाहूँगी। फिर वो अपने स्टूडियो ओपनिंग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चली जाती है और वो जब सभी को यहाँ पर अपनी डिज़ाइन की हुई ड्रेसेस दिखाती है तो वो लोग को उसकी ड्रेस बहुत ही पसंद आती है। पर तभी यहाँ पर यूजी के दोनों भाई पहुँच जाते हैं शाओ को लेकर और यूजी के ऊपर डिज़ाइन चोरी का इल्ज़ाम लगाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे ये ड्रेस दिखा रही हो इसे देखकर ही पता लग रहा है कि इसे डिज़ाइनर विनी ने डिज़ाइन करी है और वो तो हमारे साथ काम कर रही है, तो तुम हमारी डिज़ाइनर की ड्रेस कैसे चोरी कर सकती हो। फिर सभी लोग भी बातें करने लगते हैं कि हाँ, ये सारी डिज़ाइन की हुई ड्रेस डिज़ाइनर विनी की ही लग रही है जी। और फिर ये सभी यूजी को माफ़ी मांगने के लिए बोल रहे होते हैं कि आखिर वो इतनी बड़ी डिज़ाइनर की ड्रेस कैसे चोरी कर सकती है। पर तभी इतने में यहाँ पर फैंग आ जाता है और वो यूजी के भाई से कहने लगता है कि आप लोग मेरी होने वाली वुमेन को ऐसे परेशान मत करो। तो यूजी यहाँ पे क्लियरली कह देती है कि मैं कोई मिस्टर फैंग की वुमेन नहीं हूँ और मैं आप लोग को बता दूँ कि ये ड्रेसेस सच में डिज़ाइनर विनी ने डिज़ाइन करी है और वो अब मेरी स्टूडियो के लिए काम कर रही है। पर इसका भाई हान और शाओ इस बात पर बिलीव नहीं कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वो झूठ कह रही है। तभी इतने में यहाँ पर सीक्रेट कंपनी के बॉस आते हैं और कहने लगते हैं कि वो लोग अपनी कंपनी की तरफ से उसकी स्टूडियो में 300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हान कहने लगता है कि ये सब बस तुम्हारा झूठ है। तो ये कहती है कि ठीक है, अब डिज़ाइनर विनी ही तुम लोग को बताएगी कि सच क्या है। फिर तुरंत ही डिज़ाइनर विनी का पोस्ट वीबो पर आ जाता है और सभी लोग देखते हैं कि वो पोस्ट कर रही होती है कि वो सच में इसके स्टूडियो के साथ काम कर रही है। हान भी ये पोस्ट देखकर शॉक हो जाता है कि डिज़ाइनर विनी ने उन लोग की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दी और अब किसी और के साथ काम कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। हम देखते हैं जिन को, जो कि अपने भाई चैन के साथ खड़े होकर ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। चैन उससे पूछता है कि भाई आप अंदर नहीं जाएंगे। तो ये कहता है कि नहीं, मैं यूजी को जो करना चाहे उसे करने दूंगा, और ये बोल के वो चला जाता है। तो चैन सोचता है कि भाई ने तो अपने सीक्रेट क्रश को इतना सीक्रेट रखा हुआ है कि उनकी इतनी हेल्प करने के बाद भी ये सिस्टर इन लोग को बिल्कुल पता ही नहीं लगने दे रहे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी कस्टमर यूजी के डिज़ाइन किए हुए ड्रेस खरीदने लगते हैं, तो उसका काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। फिर इसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके जब निकल रही होती है तभी फैंग इसके पीछे पड़ जाता है। तभी यूजी इसे क्लियर करती है कि मैं तुम्हें कोई लाइक नहीं करती हूँ और मैंने सिर्फ अपनी फैमिली के फोर्स करने पर ही तुमसे शादी करने के लिए हाँ बोली थी। ये बोलकर ये चली जाती है और ये यहाँ पर रोने लग जाता है कि वो मुझे लाइक ही नहीं करती। फिर यूजी को यहाँ पर जेन मिल जाता है तो वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये सोचता है कि मैं तो तुम्हारे लिए यहीं पर ही था। फिर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट देने आया हूँ। तो यूजी कहती है कि वो जो 300 मिलियन तुमने इन्वेस्टमेंट करवाए हो, क्या उसे सरप्राइज गिफ्ट कह रहे हो। तो ये कहता है कि वो तो स्टूडियो की बॉस के लिए था, लेकिन ये ईयररिंग तुम्हारे लिए गिफ्ट है। यूजी को ये पसंद आता है तो जिन पूछता है कि क्या मैं तुम्हें पहना दूँ। और फिर ईयररिंग पहनाने के बाद अचानक से ये लोग इतना क्लोज हो जाते हैं कि इन दोनों की किस हो जाती है। तो जिन कहने लगता है कि मेरी वाइफ क्या मुझे गिफ्ट देने पर रिवॉर्ड के तौर पे अपनी फर्स्ट किस दे रही है। यूजी कहती है कि दी तो नहीं थी लेकिन अब दूंगी, और फिर वो उसे किस कर लेती है।
फिर यूजी जब घर आती है तो इसको इसके भाई हान की मैसेज आ रही होती है, जो कि डिज़ाइनर विनी को मना रहा होता है कि वो उसके साथ वापस काम करे। यूजी इसे एक भी रिप्लाई नहीं देती और वो सोच लगती है कि जिन ने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मुझे उसे रिटर्न में कोई गिफ्ट देना चाहिए। और फिर यूजी को अच्छा आइडिया आता है कि क्यों ना मैं उसके लिए एक ड्रेस डिज़ाइन करूँ, और वैसे ये मेरी पहली डिज़ाइन होगी किसी मैन के लिए और ये सिर्फ उसके लिए होगी। फिर ये उसके रूम में जाती है उसके साइज़ का कोई कपड़ा देखने के लिए ताकि उसके लिए ड्रेस बना सके, पर इसे कुछ मिलता ही नहीं है। और तभी इतने में यहाँ पर जीन आ जाता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ये जल्दी से छुपाने लगती है और कहती है कि कुछ नहीं, और फिर उसे पूछ लगती है कि तुम्हारा बर्थडे कब आता है, मैं तुम्हें बर्थडे गिफ्ट देना चाहती हूँ और बदले में मैं तुम्हें अपना भी बर्थडे बता देती हूँ। जिन कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा बर्थडे December 15 को आता है ना। तो ये शौक होती है कि तुम्हें मेरा बर्थडे भी पता है। और फिर यूजी याद करने लगती है कि जब वो अपनी फैमिली के पास रहने के लिए आई थी तो उसे पता लगा था कि शाओ का भी बर्थडे उसके बर्थडे वाले दिन ही आता है और इसकी फैमिली इसका बर्थडे छोड़कर शाओ का बर्थडे मना रहे होते हैं। और फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है और जिन यूजी को हक करने लगता है और वो सोचती है कि ये कितना अच्छा है, अब तो मैं इससे 1 साल बाद जब डिवोर्स लूँगी तो इसे छोड़कर जाना मेरे लिए कितना मुश्किल होगा। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि यूजी अपने कॉलेज में होती है और वो यहाँ पर पेंटिंग बना रही होती है। तभी इतने में उसका एक क्लासमेट यहाँ पर पहुँच जाता है और वो भी उसे बताने लगता है कि उसने भी आने वाले डिज़ाइन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है और वो उसे कहता है कि क्यों ना हम लोग अपना नंबर एक्सचेंज करें, फिर मैं तुमसे कॉम्पिटिशन के बारे में बात करूँगा। तो यूजी उसे दे देती है और फिर ये उसे लंच पे इनवाइट करने की बात कर रहा होता है। तो ये उसे अपना वेडिंग रिंग दिखाने जा रही होती है, पर तभी देखती है कि उसके हाथ में तो रिंग है ही नहीं। फिर ये उसी इधर उधर ढूंढने लग जाती है पर इसे रिंग मिलती ही नहीं है। इतने में यहाँ पर जिन आ जाता है तो ये उसे देखकर शॉक होती है और सोचती है कि उसने मैरिज सर्टिफिकेट को गले में टांग कर आया है। फिर ये इसे रिंग देने लगता है और कहता है कि तुम घर में भूल गई थी तो मैं अपनी वाइफ को खुद ही देने आ गया, और फिर उसे रिंग पहना देता है। और ये देखकर यूजी का क्लासमेट तो शॉक रह जाता है कि यूजी पहले से ही मैरिड है और ये उसका हस्बैंड है। तो ये डरकर यहाँ से जाने लगता है कि मैं इस बंदे से पंगा नहीं ले सकता। फिर यूजी यहाँ पर जिन को मनाने लगती है कि तुम अपने गले में से ये मैरिज सर्टिफिकेट निकाल दो। तो फिर ये नहीं मान रहा होता है। तो कहती है कि अगर निकालोगे तो मैं तुम्हें कॉलेज में लंच करवाने के लिए लेकर चलूँगी। तो फिर ये हाँ बोल देता है। फिर ये इसे कैंटीन में ला कर बता रही होती है कि यहाँ पर अच्छा खाना के साथ साथ अलग अलग टाइप के केक भी मिलते हैं। और फिर वो याद भी करने लग जाती है कि कैसे उसकी कॉलेज टाइम में वो केक अफोर्ड नहीं कर पा रही थी तो उसके क्लासमेट उसका मजाक उड़ा रहे थे कि वो कितनी ज़्यादा गरीब है। यूजी उनकी बात से अपसेट होती है तो वो अकेले जाकर दूसरी जगह बैठ जाती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जिन पहले से ही बैठा होता है पर यूजी तो उसे देखती भी नहीं है। फिर यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है और यूजी इसे बताने लगती है कि उसकी कॉलेज टाइम में एक कोई गॉड ऑफ वेल्थ था जिसने उसके स्टडी में काफ़ी पैसे लगाया था और उसकी वजह से उसे काफ़ी हेल्प मिली। वो कोई और नहीं बल्कि यही होता है, लेकिन इस बारे में यूजी को पता ही नहीं होता। और फिर वो इसे पूछती है कि क्या हाई स्कूल टाइम में तुम्हारा किसी लड़की के ऊपर क्रश था। एक्चुअली मैंने अभी एक बास्केटबॉल वाले लड़के को देखी और फिर मुझे याद आया कि हाई स्कूल टाइम में तुम बास्केटबॉल मैच खेल रहे थे और बहुत सारी लड़कियां तुम्हारा मैच देख रही थी और मैच जीतने के बाद तुम उन लड़कियों में से किसी को तो देखकर स्माइल कर रहे थे। तो फिर सभी को पता लग गया था कि उनमें से ही एक किसी लड़की को तुम लाइक करते हो। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन है। ये कहता है कि तुम भी तो उन लड़कियों में से एक थी ना जो कि मुझे देख रही थी। ये कहती है कि हाँ, तभी तो मैं सोच रही हूँ कि वो कौन होगी। तो जिन बताता है कि वो एक ब्लाइंड लड़की है। तो यूजी अपसेट हो जाती है कि क्या वो देख नहीं सकती है। तो फिर ये हंसने लगता है। तो यूजी कहती है कि अच्छा, तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और फिर यूजी सोचने लगती है कि यानी जिन की सच में कोई सीक्रेट लव है। और फिर वो उसे पूछती है कि क्या तुम उस लड़की को अभी भी लाइक करते हो। तो ये कहता है कि अगर मैं बोलूँगा कि मेरा अभी भी उस लड़की के ऊपर क्रश है तो तुम मेरे से दूर होने की कोशिश करोगी ना। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि मेरे पास अब तक शुरू से आखिरी तक तुम ही हो, तो तुम्हें मुझे अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है और एडवांस में कोई डिवोर्स लेने की ज़रूरत नहीं। फिर लंच करने के बाद यूजी जिन को कहती है कि चलो हम लोग एक बुक स्टोर चलते हैं। तुम्हें पता है मैं ये बुक स्टोर अक्सर आया करती थी। तो कहता है कि मैं भी आता था। फिर ये दोनों ही जैसी बुक स्टोर में जाते हैं तो यूजी अपने लिए बुक चूज करने चली जाती है और तभी यहाँ पर जिनके पास बुक स्टोर का बॉस आया होता है और उससे बात कर रहा होता है कि उसने ये स्टोर स्पेशली एक लड़की के लिए खुलवाया था। तभी यूजी इन लोग को बातें करते हुए देखकर पूछती है कि क्या वो स्टोर के बॉस को पहले से ही जानता है। तो जिन कहता है कि नहीं, मैं बस इनसे कभी कभी मिला हूँ। फिर स्टोर का बॉस इन लोग से पूछने लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। तो जिन यूजी का हाथ पकड़ के बताता है कि यही मेरी वाइफ है। तो बॉस तो खुश हो जाता है क्योंकि जिन ने यूजी के लिए स्टोर खोला था। फिर यूजी जिन को अपनी जगह बताने लगती है कि वहाँ पर ही वो बैठकर वो हमेशा स्टडी किया करती थी। तो ये कहता है कि मुझे पहले से पता है। तो ये काफ़ी शौक होती है कि ये पहले से ही उसे जानता था पर कभी उसने उसे बताया नहीं। फिर दोनों कार में आके बैठते हैं और यूजी इसी बारे में सोच रही होती है कि वो मुझे पहले से जानता भी है और जो मैंने लिटिल रैबिट ड्रॉ करी थी उसने उसी को ही अपने प्रोफाइल में यूज़ किया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जिस लड़की को लाइक करता है वो कोई और नहीं मैं हूँ। फिर सोचती है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है।
जरूर ये लिटिल रैबिट इसे कहीं और से मिला होगा, क्या पता इसे किसी और ने भी ड्रॉ किया होगा। फिर रात में हम देखते हैं कि यूजी सोच रही होती है कि मैंने जिन के लिए कपड़े डिज़ाइन तो कर दी हूँ, बस अब मुझे उसकी साइज़ चाहिए ताकि कपड़े रेडी हो सके। फिर ये चुपके से उसके रूम में आती है और खुश जाती है कि वो तो सो रहा है, अब मैं आराम से इसका मेजरमेंट ले सकती हूँ। फिर ये उसका मेजरमेंट लेने लगती है और जैसे ही उसका कमर मेजरमेंट कर रही होती है तभी इतने में अचानक से वो उसे पकड़ लेता है। तो यूजी को पता लगता है कि जिन तो सो ही नहीं रहा था और वो बस सोने की एक्टिंग कर रहा था। ये कहता है कि अगर मैं एक्टिंग नहीं करता तो मुझे पता ही नहीं लगता कि तुम यहाँ पर ये क्या कर रही हो। पर यूजी को तो उसे कपड़े डिज़ाइन करके सरप्राइज देना है, इसलिए वो उसे पता नहीं लगने देती और बहाने बनाती है कि मैं बस तुम्हें हक करने आई थी, तो इस वजह से मैं तुम्हारी कमर को टच करी थी। तो ये कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे दोबारा से हक कर सकी हो। तो यूजी बहुत ही शाय हो जाती है और जल्दी से लेट जाती है। फिर जिन जब शावर लेकर आता है तो यूजी को भूख लग रही होती है, तो ये कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। तो ये कहती है कि बहुत रात हो गई है। तो ये कहता है कि मेरी वाइफ के लिए मैं बना सकता हूँ। फिर वो उसके लिए नूडल्स बनाने लगता है। फिर ये सोचती है कि उसने उसके लिए उसका फेवरेट केक भी खरीदा है और उसके एप्रिन में भी वो रैबिट बना हुआ है। तो ये सोचती है कि क्या ये बस कोइंसिडेंस है। फिर यूजी यहाँ पर जिन की लाइफ में नूडल्स को अच्छे से फिनिश करती है और उसकी तारीफ करती है कि उसकी कुकिंग स्किल तो बहुत ही अच्छी है। फिर जिन से ग्लास में पानी निकालने जा रहा होता है, गलती की वजह से उसके ही हाथ में पानी गिर जाता है। तो यूजी यहाँ पर जिन के हाथ की केयर करने लगती है कि उसका हाथ जल गया होगा। तभी वो कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, अच्छा हुआ तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं हुआ, तुम डिजाइन्स बनाती हो। तो ये कहती है कि कुछ भी मत बोलो, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। तो ये कहता है कि सच में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और तुम मेरी इतनी केयर कर रही हो यही काफ़ी है। फिर जिन जब रात में सो जाता है तो यूजी उसे देखकर सोच रही होती है कि शायद अब मैं इसे लाइक करने लगी हूँ। फिर वो कैलेंडर चेक करने लगती है और सोचती है कि कल कंपटीशन वाला दिन है और मैं कल ही जिन को अपना लव कन्फेस कर दूंगी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कंपटीशन वाला दिन होता है और यूजी की पूरी फैमिली यहाँ पर शाओ को लेकर आए होते हैं क्योंकि उसने भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट की होती है और यूजी की मॉम शाओ के लिए खुश होती है कि ज़रूर वो ये कंपटीशन जीत जाएगी और फिर मिस्टर जिन से शादी करेगा। फिर यूजी भी यहाँ पर कंपटीशन के लिए आई होती है और वो इन लोगों को इग्नोर करते हुए चली जाती है, तो इन सभी को बहुत गुस्सा आती है। फिर इसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और शाओ भी अपनी डिज़ाइन प्रेजेंट करती है, पर जब यूजी अपनी डिज़ाइन दिखाती है तो जजेस उसे फुल मार्क्स देते हैं और वो ये कंपटीशन जीत जाती है। फिर जब उसे अवार्ड मिलने जा रहा होता है तो यूजी की फैमिली ये देखकर खुश नहीं होते और हान जल्दी से जाकर उसे रोकने लगता है और उसे पूछता है कि तुमने ज़रूर डिज़ाइन चोरी करी होगी ना, तुम्हें तो डिज़ाइन के बारे में ज़ीरो नॉलेज है। यूजी कहती है कि हाँ, तुम्हें तो मेरे बारे में तो कुछ पता ही नहीं है और तुम्हें बस अपनी शाओ ही सिस्टर दिखती और उसकी डिज़ाइन के आगे तो मेरी डिज़ाइन कुछ भी नहीं है। और फिर यूजी यहाँ प्रूव कर देती है कि शाओ को कोई डिज़ाइन आती ही नहीं है और एक्चुअल में तो उसने डिज़ाइन की चोरी करी है। और फिर यूजी यहाँ पर सभी के सामने अपनी आइडेंटिटी को रिवील करती है कि ये डिज़ाइनर विनी कोई और नहीं बल्कि वही है। इसकी पूरी फैमिली तो ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और फिर हान यूजी से माफ़ी मांगने लगता है, पर यूजी कह देती है कि अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना है। फिर तभी यहाँ पर जिन भी आ जाता है और वो हान को यूजी से दूर रहने के लिए बोलता है और फिर जिन यहाँ पर स्टेज पर आकर कहता है कि आज मैं किसी से अपना लव कन्फेस करने वाला हूँ। तो यूजी की पूरी फैमिली सोच रहे होते हैं कि वो शाओ को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है, पर तभी ये तो इस रिंग को निकाल कर यूजी को पहना देता है। यूजी पूछती है कि क्या यही तुम्हारा गिफ्ट था। तो ये कहता है कि नहीं, ये वेडिंग रिंग तो स्पेशली तुम्हारे लिए थी और तुम्हारा गिफ्ट तो मैं हूँ, तो क्या तुम्हें मैं चाहिए हूँ। तो ये हाँ बोलती है। यूजी की फैमिली शॉक होते हैं और जिन से कहने लगते हैं कि वो तो शाओ को प्रपोज करने वाला था ना, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है। तो जिन यहाँ पर इन लोग से कह देता है कि मेरी फियांसी शुरू से ही यूजी थी और आप लोग को इसे चेरिश करना नहीं आता है तो क्या हुआ, मैं इसका ख्याल रख लूँगा। और फिर वो यूजी को यहाँ से लेकर घर चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यूजी अपने स्टूडियो में होती है और तभी जिन उसे वीडियो कॉल करके दिखा रहा होता है कि उसने उसका फेवरेट केक खरीदा हुआ है तो वो जल्दी से घर आ जाए। तभी ये इसकी हाथ की चोट देखकर कह रही होती है कि क्या तुमने मेडिसिन नहीं लगाया। ये कहता है कि मेरी वाइफ यहाँ पर है ही नहीं तो मेडिसिन कौन लगाएगा। तो ये कहती है कि हाउसकीपर से लगवा लो। तभी यहाँ पर उसकी टीचर उसे मिलने आई होती है और उसका कंग्रेचुलेट कर रही होती है कि वो कंपटीशन में जीत गई। साथ ही वो अपने नेफ्यू लू को लेकर आई होती है और यूजी से कहती है कि तुम इसे अपना असिस्टेंट बना लो ताकि ये तुमसे अच्छे से डिज़ाइन वगैरह सीख सके। फिर स्टूडियो से घर आने के बाद यूजी को पता लगता है कि जिन ने अभी तक अपने हाथ में मेडिसिन नहीं लगाया, तो ये उसकी फिक्र करती है और जल्दी से रूम में जाती है उसे मेडिसिन लगाने। और तभी वो यहाँ पर शावर लेने जा रहा था और ये उसे कपड़े उतारते हुए देखकर शॉक हो जाती है। फिर वो कहता है कि मेरा हाथ बहुत दुख रहा है इसलिए तुम मेरे कपड़े उतारने में हेल्प कर दो। तो यूजी बहुत ही शर्माते हुए उसकी हेल्प कर ही देती है और फिर जब वो शावर ले लेता है तो ये उसकी बैंडेज चेंज करने में भी हेल्प करती है और ये उसे देखते रह जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूजी अपने स्टूडियो में होती है और वो अपनी किसी कलीग से इस बारे में पूछती है कि आखिर किसी मैन को चेस कैसे करते हैं। तो उसी कलीग कहने लगती है कि आपकी तो पहली शादी हो चुकी है ना, तो आप आखिर अपने हस्बैंड को चीट कैसे कर सकती हैं, वो शहर के रिचेस्ट मैन मिस्टर जिन है। यूजी कहती है कि तुम क्या सोच रही हो, मैं उसी को ही चेस करने की बात कर रही हूँ। तभी यहाँ पर इसकी टीचर का वही नेफ्यू लू आ जाता है और वो ये सुन लेता है कि इसका हस्बैंड मिस्टर जिन है। तो ये काफ़ी शौक होता है कि मिस्टर जिन ने शादी भी कर लिया।
फिर वो इससे कहता है कि वैसे क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे हस्बैंड की कोई फर्स्ट लव है जिसको वो इतना ज़्यादा लाइक करता था और उसे इतने सालों से भूल नहीं पाया था। तो यूजी काफ़ी शॉक होती है कि उसके सीक्रेट लव के बारे में और भी लोगों को पता है। तो कहता है कि मुझे मेरी कज़न की वजह से पता है, क्योंकि वो भी मिस्टर जीन की ही यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तो ऐसे मुझे पता लग गया। फिर यूजी ये जानकर और अपसेट होने लगती है कि जिन सच में किसी लड़की को लाइक करता है। दूसरी तरफ हम यूजी की फैमिली को देखते हैं, जो कि यहाँ शेयर होल्डर मीटिंग में शाओ और यूजी दोनों के ही नाम पर कुछ % शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि अब ये लोग को पता लग गया है कि वो डिजाइनर भी नहीं है, तो ये लोग उसका फायदा उठाना चाहते हैं। फिर शाओ बहुत जेलस होकर बीमार होने की एक्टिंग करती है और उसके बाद जब वो लोग कार से घर जा रहे होते हैं तो वो कुछ गुंडों को कॉल करके कार का एक्सीडेंट करने के लिए बोलती है। फिर हम यहाँ पर यूजी को देखते हैं, जो कि जिन के साथ उसके ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी के लिए गई होती है। और तभी यहाँ पर यूजी की पूरी फैमिली पहुंच जाते हैं उनसे चिल्लाने के लिए कि उसने ही जानबूझ के उन लोग का कार एक्सीडेंट करवाई थी। तो यूजी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी हूँ। तो ये लोग कहते हैं कि शाओ ने ये देखी है, इसलिए तुम झूठ मत बोलो। तो ये कहती है कि आप लोगों को इसकी बातों पर सब यकीन है और मेरी पर नहीं। फिर जिन तुरंत ही अपने असिस्टेंट को बोलकर इस बारे में इन्वेस्टिगेट करवाता है और इन लोग को प्रूफ दे देता है। और फिर लोग उस ड्राइवर को यहाँ पर बुला लेते हैं जिसने इन लोगों का कार एक्सीडेंट किया था, और वो बता देता है कि उसे यूजी ने नहीं बल्कि शाओ ने हायर करी थी। फिर यूजी के बॉम्ब डैड यहाँ पर शाओ के ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं और उसे थप्पड़ लगा रहे होते हैं कि आखिर वो उन लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, जबकि उन लोगों ने अब तक उसके साथ बहुत ही अच्छा किया रहे। फिर यहाँ पर जिनकी ग्रैंडपा तो बहुत ही गुस्सा होने लगते हैं कि तुम लोगों ने मेरी डॉटर इन लोग को परेशान किया है। फिर वो शाओ को तो पुलिस से अरेस्ट करवा देते हैं और साथ ही साथ इन लोगों से भी कह देते हैं कि अब तुम्हारी पूरी फैमिली शहर से निकलेगी ताकि तुम लोग मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोग को कभी परेशान न कर सको। फिर यूजी की पूरी फैमिली उससे माफ़ी मांगने लगते हैं, पर ये उन लोगों को माफ़ नहीं करती है। फिर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और फिर यूजी ग्रैंडपा के सामने जिनको अपना लव कन्फेस करती है कि वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करती है। यूजी से पूछती है कि तुम मेरा लव कन्फेशन एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं। तो वो बताता है कि वो शुरू से ही उसे ही लाइक करता था। और फिर यहाँ पर जिनका भाई चैन से सब बताने लग जाता है कि जीन असल में उसे हाई स्कूल टाइम से लाइक करता था, और जो सारी चीज़ें वो सोचती है कि उसने स्कूल के लिए किया, एक्चुअल में वो सारी चीज़ें उसने उसके लिए किया था। यूजी काफ़ी शॉक होती है कि वो सीक्रेटली उसे इतने टाइम से लाइक करता था। फिर यूजी और जिन किस करने लगते हैं और ग्रैंडपा और चैन ये सब देखकर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। इसके साथ ही हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।